in association with Kuku FM. नेता नगरी के इस सत्र में हम बात करेंगे संसदीय परंपराओं की, वो जैसी भी है, जिस भी शक्ल में हमारे सामने आ रही हैं, कभी लीक्ड वीडियो की शक्ल में, कभी सीसीटीवी फुटेज की शक्ल में, कभी राज्यसभा और लोकसभा टीवी के कैमरों में कैद होती हुई, कभी संसद के ठीक बाहर की बहसबाजियों में दो अलग अलग दलों के सांसदों के बीच, और उसके बाद की प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में आरोपों और प्रत्यारोपों में। जब हम छोटे थे और नागरिक शास्त्र पढ़ा करते थे, जिसको सिविक्स कहा करते थे, तब बड़े चाव से कि देश की सबसे बड़ी पंचायत है, यहाँ पर देश के चुने हुए लोगों के प्रतिनिधि जाते हैं, हमारे और आपके लिए कानून बनाते हैं। यानी बहुत सम्माननीय लोग, माननीय लोग, और जो माननीय लोग हैं वो मान का बड़ा ख्याल रखेंगे, अपने मान का और अपने देश के मान का। तो ये जो माननीय लोगों की सबसे बड़ी पंचायत है संसद, इसमें पिछले मॉनसून सत्र में क्या हुआ, कौन सी परंपराएं हैं बनी, कौन सी टूटी, इनके बारे में आज विस्तार से, तसल्ली से बात करेंगे। और इस बातचीत में हमारे साथ जुड़े हैं तीन मेहमान। केवी प्रसाद जी, जो 1995 से संसद कवर कर रहे हैं। सर, मैंने आपको वरिष्ठ नहीं कहा, आपकी हिदायत का ख्याल रखा। दूसरे हमारे मेहमान हैं राहुल श्रीवास्तव जी, ये भी 1995 से संसद कवर कर रहे हैं। हालांकि राहुल जी को देखकर लगता नहीं है, लगता है कि अभी भी इनको एमसीडी टाइप की बीट अभी दी ही जाने वाले हैं, मतलब बिल्कुल नए छौने पत्रकार है। राहुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से नेता नगरी में। नमस्कार। नमस्कार सौरभ जी। और हमारी तीसरी मेहमान है इंडिया टुडे टीवी से जुड़ी हुई वरिष्ठ पत्रकार, नॉट सो वरिष्ठ एक्चुअली, पर बहुत तेज तर्रार पत्रकार मौसमी सिंह। आपका भी स्वागत है नेता नगरी में मौसमी। नमस्कार सौरभ जी, शुक्रिया, आज मेरा भी नंबर आ गया नेता नगरी में, तो हम भी वरिष्ठों के साथ जुड़ गए अब। जी मौसमी, आपसे ही शुरू करते हैं। आप 2009 से पार्लियामेंट कवर कर रही हैं। जब हम इन पार्लियामेंटेरियंस को अपने अपने घरों के ड्राइंग रूम में देखते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में देखते हैं, सेंट्रल हॉल में देखते हैं, तो अलग अलग दलों के लोग आपस में खूब हंसते बोलते बतियाते हैं। एक्चुअली ऐसा ही होना ही चाहिए, लेकिन ये पार्लियामेंट के भीतर हम देख रहे हैं कि जैसे एक दुश्मनी सी निभाई जा रही हो, गुंजाइश ही नहीं बची। ना सत्ता तंत्र पूरी कोशिश कर रहा है विपक्ष तक पहुंचने की, फ्लोर मैनेज करने की, बातचीत के रास्ते खोलने की, और विपक्ष भी नए नए तरीके अपना रहा है अपनी बात मनवाने का। आपने क्या ऑब्जर्व किया इस सत्र में, और ओवरऑल आपका जो एक 12 साल का करियर है पार्लियामेंट कवर करने का? जी देखिए, ये तो सही बात है कि इस सत्र में और जो एक नया आक्रामक तेवर विपक्ष का नजर आ रहा है इस बारी, वो एक अलग तरीके का है, क्योंकि जिस तरह से राज्यसभा चेयरमैन ने भी कहा, कहीं ना कहीं विपक्षी दलों में आपस में एक प्रतिस्पर्धा सी लग रही है कि आप टेबल पे चढ़े तो मैं भी टेबल पे चढ़ता हूँ, आपने इतने पेपर फाड़े तो मैं भी बिल फाड़ता हूँ। इस तरह से जो चेयरमैन साहब ने भी ऑब्जर्वेशन दिया कि ऐसा लग रहा है कि कंपटीशन है। एक तरफ देखिए ये मोदी 2 है, तो विपक्ष ने ऑलरेडी एक 5 साल काटे हैं ऑपोजिशन बेंचेस में, तो उनके पास अब विपक्ष भी धीरे धीरे सीख रहा है, और जो डिसरप्शन की पॉलिटिक्स है उसकी दुहाई जो विपक्ष दे रहा है, वो कह रहा है कि हमने बीजेपी से ही सीखी है। तो बीजेपी इज गेटिंग अ टेस्ट ऑफ इट्स ओन मेडिसिन। ये बार विपक्ष बार बार अरुण जेटली और सुषमा स्वराज का जिक्र करता चला रहा है। तो हम देख रहे हैं कि इस बारी विपक्ष का ये कहना है कि ये तो हमारा काम है, वी आर डूइंग अ ड्यूटी। जो अनडेमोक्रेटिक है वो सरकार है कि हमारी बात नहीं सुन रही है। तो दोनों तरफ से दलीलें दी जा रही हैं। ये जो विपक्ष का रवैया इस बारी हम देख रहे हैं, वो स्कोरिंग इससे कर रहे हैं कि भाई कितनी बारी हम एडजर्नमेंट करा सकते हैं, कितनी चर्चा ना हो जिससे सरकार की किरकिरी हो। और कहीं ना कहीं विपक्ष को भी लगता है कि अगर सरकार हमारी सुन नहीं रही तो हमारे पास कोई और रास्ता ही नहीं बचता। ऑलराइट, मिस्टर प्रसाद, मैं आपका पहला रिएक्शन जानना चाहूंगा। सर, हम लोगों ने जब पढ़ाई की या चीजों को समझना शुरू किया तो हमें लगता था पार्लियामेंट वो जगह है जहां पर कानूनों का ड्राफ्ट आता है, बहस होती है, कई बार वो स्टैंडिंग कमेटी को भेजा जाता है, उसमें रिवीजन सजेस्ट किए जाते हैं, और उसके बाद वो कानून बनता है, और दोनों ही सदनों में अलग अलग ढंग की नुमाइंदगी वाले लोग आते हैं। हमने देखा इस सेशन में कि कानून बने तो हैं, लेकिन वो 6-6, 7-7 मिनट में पारित हो गए हैं। क्या है आपका रिएक्शन? जी नहीं, ये आपने बात सही कहा कि संसद एकमात्र जगह है जहां देश के लिए कानून बनाए जा सकते हैं, और कोई जगह नहीं है। आपको एक छोटा सा हवाला दूंगा, अगर याद होगा, बहुत ज्यादा साल की बात थी
जब लोकपाल को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर जंतर मंतर पे अन्ना हजारे का लगा था आंदोलन, उस वक्त भी लोगों ने यही बात कही थी कि अंततः अगर आपको कानून बनाना है तो आपको सदन में ही आके बनवाना पड़ेगा। और आपको याद होगा उस वक्त भी कई सारे व्यवधान के बावजूद संसद के सत्र के दौरान मेरे ख्याल से उस वक्त भी एक दिन, सैटरडे के दिन भी संसद में बैठ के उस पर चर्चा की थी और कानून बनाने की कोशिश की थी। तो संसद ही एकमात्र जगह है जहां देश के लिए कानून बना सकते हैं। लेकिन संसद का काम सिर्फ कानून बनाना ही नहीं है, ऐसा सब मानते हैं, क्योंकि संसद वो जगह है जहां पे आप डिबेट और डिस्कशन यानी कि बात संवाद रखें, मुद्दों पे बात करके जनता के मुद्दे, जनता से जुड़े हुए मुद्दे, वो मुद्दे जो आपको प्रत्यक्ष रूप से दिखते हैं या अप्रत्यक्ष है, जिसके ऊपर शायद उस वक्त नजर नहीं जाती है, लेकिन आगे चलकर देश के लिए सामरिक दृष्टि से और अन्य दृष्टि से तो अलग अलग विशेषज्ञ अपने अध्ययन करते रहते हैं। वो सदन का और देश का सदन के माध्यम से दृश्य ध्यान आकर्षित करते हैं। तो ये जो बात जरूर है कि अब जो है पिछले कुछ सालों में आंकड़े निकाल के देख लिया, पिछले 3 दिनों में जिस तरह के संपादकीय छपे हैं, जिस तरह की लेख छपे हैं, उसमें साफ उल्लेख है कि किस तरह बिल, जिसे आपने कहा कि 6-7 मिनट में पारित हुए। हाँ, ये जरूर है, कुछ लोगों ने कहा है, जैसे कल भी शायद जिक्र हुआ था जब मंत्रीगणों ने अपनी प्रेस वार्ता की थी, कि ये पहले भी हुआ है। लेकिन मेरा अपना मानना है, इतने सालों का जो देखा है, पहले अगर गलत हुआ है तो आज भी गलत हो रहा है। अगर 2 गलत को सही आप नहीं कह सकते, ये बात है, क्योंकि यही जगह है जहां हम मिल बैठ के बात करें, एक दूसरे की बात सुने और बीच का रास्ता निकाल के आगे बढ़ते चलें। इससे पहले कि मैं सवालों का जो सिरा है वो निखिल के हाथ में थमाऊं, राहुल जी, मेरा आपसे सवाल है कि ये जो नेता है, मैं नाम नहीं पूछूंगा, ये ऑन द रिकॉर्ड बहुत सारी चीजें कहते हैं, ऑफ द रिकॉर्ड भी अपनी चिंताएं और उम्मीदें साझा करते हैं। आप इस सत्र के बारे में आपकी कई सांसदों से आई एम श्योर बात हुई होगी, आप एक पॉलिटिकल रिपोर्टर हैं, सत्ता पक्ष और विपक्ष के, उनके किस तरह के ऑफ द रिकॉर्ड रिएक्शन आ रहे थे इस पूरे हल्ला गुल्ले को लेकर? सौरभ, देखिए, पक्ष ने क्या कहा, मंत्रियों ने क्या कहा, सरकार ने क्या कहा, विपक्ष के आला नेताओं ने क्या कहा, उन्होंने कैसी बैठकें की, किस तरह से वो लामबंद हुए, किस तरह से सरकार पे हमला बोला, पक्ष इसका भारी है, पक्ष उसका भारी है। देखिए, ये एक लार्जर पिक्चर जो है वो दिखाई दे रही है। मेरे ख्याल से जो रियल पिक्चर नहीं दिख रही है, जो कि मेरे को सांसदों से बात करके लगी है, कि पिछले कुछ सालों में सौरभ, जो सांसद है वो निरीह और टोटली इररेलेवेंट होता जा रहा है। द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इज बिकमिंग इररेलेवेंट। क्यों? एक समय पे होता था कि बड़ी पार्टियां थी दिल्ली में, 2, बीजेपी और कांग्रेस, उसमें जयललिता जी की पार्टी एआईडीएमके या कुछ और पार्टियां होती थी जो कि बटन दबता था, उसको कहते थे हम लोग डिस्ट्रक्ट बटन दबता था तब चेन्नई में, और दिल्ली में सदन गिरता था या सरकार गिर जाती थी। लेकिन पिछले कुछ सालों में क्या हुआ है कि ये पूरा एक जो तंत्र उभरा है कि पॉलिटिकल पार्टी के नेता ने या पॉलिटिकल पार्टी ने जो स्टैंड ले लिया, वो नेता जो है वो हर चीज में, हर बड़े बिल पे, हर चीज में एक व्हिप इशू होता है, विपक्ष में भी और विपक्ष में भी। उसका नतीजा यह होता है कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 19-20 लाख लोगों से ज्यादा को रिप्रेजेंट करता है, वो अपनी बात नहीं कहता, अपने पक्ष की बात नहीं कहता, अपने वोटर की बात नहीं कहता, वो पार्टी की लाइन या नेता की लाइन लेता है। अब इसमें होता क्या है कि किसी भी मुद्दे पे, किसान का मुद्दा ले लें, तो क्या बीजेपी के किसान नेता आहत नहीं होंगे, या कांग्रेस के कुछ ऐसे नेता होंगे जो किसानों के, जो सोचते होंगे कि ये जो 3 बिल हैं शायद वो फायदेमंद है। लेकिन वो पार्टी लाइन और पार्टी के नेता ने लाइन तय कर देने के बाद क्या हो रहा है कि एक नेता ने, जैसे कि मैं अभी कुछ नेताओं के साथ जो बीजेपी और कांग्रेस दोनों के नेता हैं, चाय पे बैठा हुआ था, उस दौरान दोनों के विचार एक जैसे थे, लेकिन दोनों पार्टी लाइन से इतनी बुरी तरह बंधे थे कि एक उधम जोत रहा था और दूसरा उसको चिल्ला रहा था, कह रहा था कि तुझे इस पे डिबेट नहीं है। देखिए साहब, ये फोन टैपिंग का जो मामला उठा, या किसानों का बिल का, या पेट्रोल डीजल की, उस पे कांग्रेस और बीजेपी और तमाम नेताओं की यही राय थी, सांसदों की, कि कहीं ना कहीं वोट लेने जाने में इनको लेकर के मुश्किल होगी। अब ये बताइए कि बीजेपी का सांसद को नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, नड्डा जी ने जो कह दिया है, या पार्टी का जो व्हिप है वही बात कहनी है, तो राहुल गांधी ने जो कह दिया या मल्लिकार्जुन खड़गे ने कह दिया, वो राज्यसभा लोकसभा में वही होना है।
ये सांसद जो है ये निरीह हो गया। सांसद का निरीह होना एक उसका कारण जो है कि वो जो आपका एक एंटी डिफेक्शन लॉ आया था कि उसके अंदर आपका कंडक्ट संसद में कैसा हो, अगर इफ यू सीम टू हैव इंडल्ज्ड इन एंटी पार्टी एक्टिविटीज, जैसे कि शरद यादव जी के साथ हुआ कि वो एक महागठबंधन की बैठक में चले गए एक बैठक में चले गए जिसमें लालू जी के साथ, जिसमें कि विप जारी था कि एक तरह से वो उसमें नहीं जा सकते क्योंकि जेडीयू इधर था, वो सदन से बर्खास्त हो गए। अब प्रॉब्लम ये है कि वो एंटी पार्टी एक्टिविटी, बिकॉज ही वाज सीमिंगली इंडल्जिंग इन एंटी पार्टी एक्टिविटी, तो कल एक सांसद भी जो कि अपने मन से कुछ कहना चाहता है, जैसे कि संघमित्रा गौतम ने अभी कहा ओबीसी डिबेट पे कि भाई उन्होंने कहा इसमें 50% की मियाद बढ़नी चाहिए, जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी है, पुराना स्लोगन है, उनका भी वोट बैंक है, ये एंटी पार्टी एक्टिविटी में आ सकता है। तो सांसद अब डरा हुआ है कि भाई मैं जरा सी भी लाइन तोड़ूंगा तो मैं यहाँ पे अपने नेताओं और अपनी पार्टी की खिलाफत की कैटेगरी में आ जाऊंगा और उससे मेरा नुकसान हो जाएगा। तो हुआ यह है कि सांसद निरीह होता जा रहा है, और सांसद का निरीह होने का मतलब क्या है? सांसद के निरीह होने का मतलब यह भी है कि जो जनता उसको वोट दे के भेज रही है, उसकी ओपिनियन, उसकी फायदा, उसका नुकसान लेजिस्लेशन में और डिबेट में वो डिक्टेट नहीं करता है। अब डिक्टेट करता है पार्टी के नेता, पार्टी के स्ट्रक्चर, अब पार्टी का अगला इलेक्शन। अब एक आप बिलों की बात करते हैं जो स्पेशल मेंशन होते हैं या 0 आवर होता है, जिसमें मेरे गली खड़ंजा तमाम चीजों की बात नेता उठाता है संसद में, आप उस पीरियड को डिस्टर्ब कर देते हैं, आप उसको कहते हैं एडजमेंट कर दीजिए। साहब ये गरीब आदमी या गरीब जनता का पीरियड है। तो क्या है कि हम इस चीज को देख ही नहीं रहे हैं कि जो असली आघात हो रहा है वो डेमोक्रेटिक नॉर्म्स पे हो रहा है और पार्लियामेंट्री रूल्स और कॉन्स्टिट्यूशनल रूल्स के तहत हो रहा है। एमपी का निरीह होना इस देश के लोकतंत्र के लिए इन पिछले कुछ सालों में सबसे बुरी खबर है। नेतागिरी में जब आते हैं राहुल जी, तो मेरे लिए आना इसलिए एक सीखने वाला अनुभव भी होता है, और मैं कभी ऐसा नहीं होता है कि मैं चौंकता नहीं हूँ। मैंने जो सवाल लिख करके सर आपके लिए रखा था, वो आप मतलब आपके इंट्रो में आप बोल गए, तो वो एक अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस होता है। खैर हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि कॉन्डक्ट को लेकर के हमारी आज बातचीत का फोकस कॉन्डक्ट को लेकर के होने वाला था कि दोनों पक्षों ने किस तरह से बिहेव किया है पार्लियामेंट में। मैं चाहता हूं कि प्रसाद सर और राहुल जी दोनों फ्रॉम मेमोरी ये बताएं कि ये कॉन्डक्ट का जो सो टू स्पीक करप्शन है, क्या कोई रेखा आप समय में खींच सकते हैं कि इसके बाद या इसके पहले शुरू हुआ है, और कब से आपको इसमें और ये कब से बढ़ा है, या फिर ये एक स्ट्रक्चरल इशू है, पहले था, अभी है और आगे तक रहेगा? नहीं, देखिए सवाल ये है कि जो भी आप मुद्दे उठा रहे हैं स्ट्रक्चरल इश्यूज तो शुरू से रहे हैं। आप 1950-51 जब हमारी संसद बनी है, उससे पहले भी अगर जाएं कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के लेजिस्लेटिव सेक्शन में जाके उनके डिबेट देखें तो कई सारे मुद्दे उठते आए हैं जो कि उस वक्त के सांसदों को, उस वक्त के मेंबरान को आंदोलित करते रहे, कुछ कन्वेंशन को लेके, कुछ कंडक्ट को लेकर, लेकिन वो जनरली एड्रेस होती गई है वक्त पे। और जहां आपने कहा जी करप्शन का मामला, भ्रष्टाचार का मामला, सबको याद है कि 1900 करप्शन इन कॉन्डक्ट में कह रहा था कि अंदर आचरण में जो खराबी आई है समय, आचरण में खराबी तो जिसे कहते हैं कि अगर आप ये इसमें एक तरह से स्लाइड देखें तो मेरे ख्याल से इसका स्लाइड जो शुरू होता है 80-85 के बाद से, बल्कि उसके बाद से अगर आप देखें तो लगातार मुद्दे को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष या सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष के बीच में जो टकराव की स्थिति बनती आई है वो 86-87 से बनती है। उस वक्त के जो मुद्दे उठे, जो कि उस वक्त बाद में बड़े सारे राजनीतिक मुद्दे बने, उसके बाद सरकारें बदली, तो वो एक वहां से देखते गए कि इस तरह का आंदोलन जिसमें आप सरकार की जो भी सरकार हो उसका कार्यकाल में बाधा पहुंचाना, विघ्न पहुंचाना और अपनी बात को रखना, और वो चलते चलते यहाँ आई कि पिछले कोई 10 साल पहले जब 2004 और 14 के बीच में एक माननीय विपक्ष के नेता ने लेख लिखा है जिसमें उन्होंने इसको जस्टिफाई किया है कि ये विघ्न पहुंचाना है, ये एक तरीका है हमारे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को आगे बढ़ाने का, क्या ताकि हम अपनी बात कह सके। तो ये इसमें लगातार डाउनस्लाइड देखते चले गए, और अब शायद जो कल परसों जो नजारा देखा जिसमें कि राज्यसभा में हमने रिपोर्टर्स के टेबल पे या सेक्रेटरी के टेबल पे जिस तरह के दृश्य देखा है,
ये बिल्कुल ही अलग नजारा देखा गया। हालांकि लोकसभा में तो आपको याद होगा कि पिछले कुछ साल पहले जब हुआ था, पेपर स्प्रे यूज किया था किसी ने, एक बिल के दौरान से तेलंगाना बिल को लेकर के झगड़ा चल रहा था। और तो ये सब चीजें लगातार नीचे जाती जा रही है, स्तर इसका गिरता गया है। और इसको कहीं रोकने का प्रयास किया, उस तरह से किया तो मेरे ख्याल से एक ही बारी में आपको बता पाऊंगा, अगर वक्त हो। 1900 अगर हम 97 की बात नहीं करें, जब 50 साल का वर्षगांठ मना रहे थे हम भारतीय इंडिपेंडेंस का, तो एक 3 दिन का सत्र हुआ था, स्पेशल सत्र। उसमें एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट हुआ जिसमें तमाम सारे उस वक्त के लीडर जो थे, अलग अलग पार्टी के भूतपूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव, चंद्रशेखर जी वगैरह, सबने अपने अपने हस्ताक्षर किए थे कि किस तरह प्रश्नकाल को बिल्कुल ही वो दूषित नहीं होने देंगे, तरीके से सवाल उठाएंगे, जवाब मांगेंगे। बहुत सारे उसमें लिखे हैं और वो राज्यसभा में भी अडॉप्ट हुआ था, लेकिन शायद शाही छूटी भी नहीं, फिर वापस चले गए हम सब उसी रास्ते पे। तो ये चीज लगातार गिरती आई है। इसको रोकने का प्रयास कैसे करें, ये सांसद खुद मिल बैठ के ही इसका रास्ता निकाल सकते हैं। बाहर से तो लोग सिर्फ दबाव बना सकते हैं कि आप इसको ठीक कीजिए। राहुल जी, हम इस सवाल को थोड़ा रिफ्रेज करना चाहते हैं। सर, आप जरूर बताइएगा ही जो आप इस बिंदु पे कहना चाहते हैं। हम ये भी समझना चाहते हैं कि क्या आप उस टाइमलाइन से एग्री कर रहे हैं, लेट 80s की जो प्रसाद सर बता रहे हैं, पहली चीज। दूसरा, उस समय की क्या परिस्थितियां थी नेशनल पॉलिटी की जिसमें इस तरह का भूचाल पार्लियामेंट के अंदर रिफ्लेक्ट होने लगता है? क्या उस चीजों के बारे में भी दर्शकों को थोड़ा बताएंगे? देखिए निखिल, भूचाल हम किसे कहते हैं? एक समय था, जब मैंने एक बार पहले भी मेंशन किया था, कि अटल बिहारी वाजपेयी पेट्रोल की कीमतों के विरोध में बैलगाड़ी पे सवार होकर के पार्लियामेंट के अंदर आते हैं। आप उसको भूचाल कहेंगे, मैं या पुराने इतिहासकार उसको विरोध प्रदर्शन का एक तरीका कहूंगा। मैं ये कहूंगा कि विरोध के तरीके होते हैं। विरोध में राउडिज्म नहीं होना चाहिए, बाकी विरोध होता है। एक समय ऐसा आया था कि तमाम नेता जो थे वो अपनी सीटों पर खड़े होकर के विरोध प्रदर्शन किया करते थे। वाजिब था, क्योंकि अपनी सीट पे खड़े होते थे। उसके बाद आपको याद होगा कि ये प्रक्रिया है कि डिवीजन होगा, बटन दबेंगे। तो हमने टेक्नोलॉजिकली ये तो और इंश्योर कर लिया कि मेंबरान को अपनी सीट पे रहना होगा, लेकिन हमने तय नहीं किया इस बात को कि सीट को छोड़ करके आने का क्या नुकसान है। हमने कभी भी इस बात को, जो देखिए एथिक्स कमेटी जो बनी थी, ये कोई बहुत पुरानी कमेटी नहीं है, राज्यसभा में भी करीब 90 के दशक में ही बनी थी। ये जो एथिक्स और कोड ऑफ कंडक्ट है, ये एक रेगुलरली इवॉल्विंग एलिमेंट होना चाहिए। प्रसाद ने जिक्र किया कि बीजेपी ने बार रेज करी। अरुण जेटली ने पहली बार, मुझे याद है कि रांची में एक फंक्शन में ये बात कही थी, उसके बाद उन्होंने लेख लिख करके भी ये बात कही थी कि ऑब्स्ट्रक्शन इज अ टूल। ऑब्स्ट्रक्शन टूल होता है, लेकिन मेज पे चढ़ के जो सैंटम सैंटोरम है, अगर लोकतंत्र को आप मंदिर बोलते हैं, तो लोकतंत्र के उस मंदिर के अंदर चेयरमैन की कुर्सी से लेकर के रिपोर्टिंग टेबल, जैसे टेबल ऑफिस का एरिया कहा जाता है, वो मंच जो है या सेक्रेटरी जनरल बैठते हैं, वो मंदिर का, यानी मुझे हिंदी टर्म नहीं पता है, सैंक्टम सैंक्टोरम है, गर्भगृह, सैंक्टम गर्भगृह है। उस गर्भगृह में बैठ जाना, वहां कागज के टुकड़े फाड़ के फेंकना, महिला वर्कर्स जो पार्लियामेंट की स्टाफ है उनके साथ खींचातानी करना, या उसके ऊपर चढ़ करके एक किताब फेंक देना। देखिए साहब, ऑब्स्ट्रक्शन इंस्ट्रूमेंट है, टूल है, लेकिन राउडिज्म नहीं है। ये अनएक्सेप्टेबल है, लेकिन ये धीरे धीरे बार रेज की गई है निखिल। और इसीलिए मैं हमेशा इतिहास में ये कहता हूं, और मुझे आरोप भी लगता है कि वॉट अबाउटरी है, ये जो प्रथाएं धीरे धीरे सेट करती है ना, ये ईंट दर ईंट सेट की जाती हैं। ये पार्लियामेंट, मुझे याद है कि एक समय आया था, प्रसाद ने जिक्र किया, लोकपाल बिल का राज्यसभा में रात को 12 बजे तक की सिटिंग थी। सिटिंग उसके बाद थी नहीं, बहुत अप्रोरियस सीन थे। और उस समय पे ये हुआ कि इतने ज्यादा संशोधन आ गए थे और विपक्ष की संख्या इतनी भारी हो गई थी कि इवेंचुअल लोकपाल बिल जो था वो सरकार का नहीं, विपक्ष का होता। उस समय पे भी विरोध हुआ, लेकिन उसी समय, उसी अंतराल में अगर आप देखिए तो एक समय ऐसा भी आया जब तेलंगाना का बिल पास होना था, और उस समय पे लोग टी शर्ट पहन के, विरोध की टी शर्ट पहन के आते थे, टोपियां पहनते थे,
और वो चेयरमैन के सामने खड़े होते थे। ये प्रथाएं धीरे धीरे बनाई गई हैं, ये प्रथाएं धीरे धीरे बनाई गई हैं पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा, पॉलिटिकल नेताओं द्वारा। देखिए साहब, सांसद जो है ना, उसको कहा जाता है आजकल, पुराने टाइम में नहीं होता था। कभी कभार पुराने नेता नाराज हो जाते थे। मैंने इंद्रजीत गुप्ता जैसे नेताओं को, जो कि यानी मेरे ख्याल से पार्लियामेंट्री स्पीचेस में आउटस्टैंडिंग नेता थे, उनको नाराज होते देखा। सोमनाथ चैटर्जी को नाराज होते देखा। मैंने कई बार अटल बिहारी वाजपेयी को थोड़ा सा सुनकते देखा, लेकिन साहब कुर्सी छोड़ के नहीं देखा। अटल बिहारी वाजपेयी अपने व्यंग के बाण से जो मारते थे, लोग आज अपने वेल में आकर के नहीं मार पाते हैं। यानी तमाम चीजें जो है, एक बार अटल बिहारी वाजपेयी भाषण दे रहे थे, मुझे याद है कि वो विरोध कर रहे थे उस समय प्याज की कीमतों का। अटल बिहारी वाजपेयी वेल में नहीं आए, कोई तख्ती नहीं पकड़ी, कोई टोपी नहीं पहनी, कोई कागज नहीं फाड़ा। उनकी लाइन मुझ रिपोर्टर को आज तक याद है। उन्होंने कहा था कि पहले प्याज काटने में आंसू आते थे, अब प्याज खरीदने में आंसू आते हैं। मुझे आज तक याद है। क्यों? क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी ने व्यंग और शब्द का सहारा लिया। मुझे ये बताइए कि इस पूरे अंतराल में कुछ महीनों की या कुछ सालों की पार्लियामेंट्री डिबेट या हुड़दंग के बाद आपको कौन याद है? आपको प्रताप सिंह बाजवा याद है, आपको वो लोग याद हैं जो कि उधम जोत रहे थे। तो आपको विपक्ष का कोई नेता नहीं जानते जिसकी स्पीच बहुत बेहतरीन रही। आप सरकार के किसी सांसद को नहीं जानते जो कि किसी की बहुत बढ़िया स्पीच रही हो। मुझे बताइए कि क्या सांसद और पॉलिटिकल पार्टियां ऐसा एक सेशन चला चाहती है जिसमें देयर इज नो इंप्रेशन ऑफ ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, देयर इज ओनली वन इंप्रेशन ऑफ ए लीडर और ए पॉलिटिकल पार्टी। यानी ये जो डिक्लाइन है, ये सबसे डरावना डिक्लाइन है। ठीक बात। मौसमी, यू वांट टू ऐड समथिंग टू दिस? मौसमी, आप म्यूट पे हैं। मौसमी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। सॉरी, बार बार मुझे म्यूट पे डाला जा रहा है। अगर मैं सांसद होती तो बोलती कि मेरा माइक म्यूट हो रहा है, और आजकल विपक्ष के सांसद कहते हैं कि हमें दिखाया नहीं जाता है। तो ये भी एक मुद्दा है सौरभ की। बोला जा रहा है कि अगर हम अपनी बात कहते हैं तो हमें म्यूट कर दिया जाता है, हमारा माइक म्यूट कर दिया जाता है। राज्यसभा में भी विपक्ष के सांसदों ने ये आरोप लगाया। मैं उस बात पे आती हूँ जो राहुल जी कह रहे थे कि जो सांसद है उनको बताया जाता है कि कैसे आप बर्ताव कीजिए, कैसे आप बिहेव कीजिए, और कैसे उनको डायरेक्शन दिया जाता है पार्टी द्वारा। अगर आपको याद हो, प्रताप सिंह बाजवा का जिक्र हो रहा है। दरअसल बड़ा इंटरेस्टिंग वाक्य है। सुर्खियां किसी और को बटोरनी थी और बटोर के कोई और ले गया। जब प्रताप सिंह बाजवा खड़े हुए थे, शायद ही ज्यादा लोगों को पता नहीं हो कि प्रताप सिंह बाजवा का रिएक्शन बिलेटेड था, क्योंकि उनको अपने सामने दिखा कि संजय सिंह टेबल पे खड़े हो गए, और संजय सिंह है आम आदमी पार्टी के, पंजाब में होने हैं चुनाव। तो जब दरअसल एडजर्नमेंट हुआ संजय सिंह के टेबल खड़े होने पर, और उसके बाद प्रताप सिंह बाजवा को लगा कि अब तो हाथ से मौका गवा देंगे। वो अपनी उम्र का तकाजा भी ना करते हुए, काफी फिट भी है वो, पर सब लोग ने कहा कि आप चढ़े कैसे टेबल पे। तो मतलब कि ये चर्चा हो रही थी, आम आदमी पार्टी के सांसद कह रहे थे मतलब बाहर निकल के कि अजी हम तो खड़े हुए थे, अज्जन हमारी वजह से हुआ। और जो वीडियो उनका बन गया भीतर प्रताप सिंह बाजवा का, और उन्होंने जैसे कि जिक्र कर रहे थे कि प्रताप सिंह बाजवा ने बोला कि मैंने चेयर पर फेंकी ही नहीं फाइल, क्योंकि चेयरमैन साहब तो थे ही नहीं। तो एक थोड़ा सा जो सीरियसनेस है पूरे सदन के कामकाज की, सदन के गरिमा की, वो कहीं ना कहीं कम हुई है। अगर आप 2009 से 14 में जाएं तो जेटली साहब ने, आपको याद है, कहा था कि एक सेशन तो 2G में गवा दिया, एक सेशन 2G में डिसरप्शंस हुए, 2G को लेके डिसरप्शंस हुए, तो कम से कम 2G टेलीकॉम क्लीन अप होगा। अब अगला सेशन हम कोल ब्लॉक्स को लेके हंगामा करेंगे, तो उम्मीद करते हैं कि सरकार जागेगी और नेचुरल रिसोर्सेज का आवंटन ठीक से होगा। क्योंकि उन्होंने ये भी कहा था कि हम सरकार को मौका नहीं दे सकते कि आप डिबेट करिए और ये एस्केप रूट आपके लिए हो। सो इट कैन, डिबेट इज एन एस्केप रूट फॉर द गवर्नमेंट। उनके लिए ये एक एस्केप रूट है, और हम वो मौका नहीं देना चाहते। ये जेटली साहब ने कहा था। और ऐसे में अब आप देखिए जो परिस्थितियां है, किसान आंदोलन कर रहे हैं जंतर मंतर में, पंजाब में चुनाव होने हैं, पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी जीत गई, वो भी सत्र चल रहा था तब आई। तो कांग्रेस
जैसे तैसे करके अपने एक्ट को किस तरह से अपना हाथ पैर मार के मुख्य विपक्षी पार्टियों एक नई आक्रामक कांग्रेस नजर आ गई। और यही वजह है कि आप देखिए प्रोडक्टिविटी कितनी है। जब 2009 से 14 तक प्रोडक्टिविटी सिर्फ मतलब 50 साल की सबसे खराब प्रोडक्टिविटी 2009 से 14 वाले सत्र में थी सौरभ। और इस बारी जो सदन का कामकाज चला है, मैंने लिखा था प्रोडक्टिविटी लोकसभा की लगभग 22% है और राज्यसभा की 28% है। मतलब पूरे दिन में उन लोग ने पूरे सत्र में सिर्फ 17 सिटिंग काम हुआ है लोकसभा और राज्यसभा में। और सारे बिल जो है दिन में पास हुए, ओबीसी बिल को छोड़ के, जो सियासी मजबूरी है सब पार्टियों की, कोई भी नाराजगी नहीं झेलना चाहता ओबीसी। तो ये पॉइंट है कि किस तरह से सदन की गरिमा, सदन की सीरियसनेस जो है वो काफी कम हुई है। और इससे पहले कि मैं अगले सवाल और अगले गेस्ट की तरफ बढ़ूं, मैं बता दूं इन सांसदों को सदन की गरिमा की परवाह नहीं, क्योंकि इन्हें लगता है कि पब्लिक को फर्क नहीं पड़ता हमारे पार्लियामेंट के अंदर कंडक्ट से। अगर पब्लिक इनसे ये सवाल पूछने लगे कि आपको चुन के भेजा था कि आप शालीनता से बात रखें, विरोध करना है तो उसमें भी गरिमा का ख्याल रखें, लेकिन आप तो वहां पर हुड़दंग कर रहे थे, बदमाशी कर रहे थे, तो आप तो हमारे क्षेत्र का नाम खराब कर रहे हो, एक चीज। और दूसरी चीज, जब आप लोग जवाब दे रहे थे, खासतौर पर मिस्टर प्रसाद एंड राहुल जी, चूंकि 90 के दशक में ही वो होता है कि प्रमोद महाजन की 13 दिन की सरकार में जब प्रमोद महाजन मेरे ख्याल से ये फैसला लेते हैं कि कार्रवाई का सीधा प्रसारण, और पहली दफा हम देखना शुरू करते हैं। उसके पहले हमने सुना था कि साहब एक तरफ से हीरेन मुखर्जी खड़े हुआ करते थे, दूसरी तरफ से अटल बिहारी वाजपेयी खड़े हुआ करते थे, फिर प्रोफेसर मधु दंडवते खड़े हुआ करते थे, फिर और दूसरे दिग्गज खड़े हुआ करते थे, कोई मीनू मसानी, कोई पीलू मोदी, और बड़ी लेजेंडरी डिबेट्स हुआ करती थी जिनके बारे में रिपोर्टिंग होती थी। और वो उनकी डिबेट को देखकर दूसरी पार्टियों के, चाहे वो ट्रेजरी बेंच हो चाहे अपोजिशन, सीखते थे कि भाई ऐसे पेश करना है, इस तैयारी के साथ आना है। मिड 90s ऑनवर्ड्स हमने वो टीवी पे देखना शुरू किया, और हमने ये भी देखा कि इससे लोगों की नेतागिरी बड़ी हुई। मतलब सुषमा स्वराज का जो पॉलिटिकल क्लाउड बिल्ड हुआ, वो हमने तो वही है कि साहब वो उन्होंने एक धानी से रंग की साड़ी पहनी है और वो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को, अपने बहुमत ना मिलने को और उन सब चीजों को डिफेंड कर रही हैं, और उसके बाद क्रमशः नेता आते गए। सो आई टोटली एग्री विद दिस। मिस्टर प्रसाद, मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि 90s ऑनवर्ड्स जब संसद में इस तरह के गतिरोध आते थे तो किस तरह से दूर किए जाते थे? मान लीजिए जैन हवाला कांड आ गया है ना, या फिर कोई यूरिया घोटाले पे बात होने लगी, या संचार घोटाले पर बात होने लगी पंडित सुखराम के टाइम के, तो हल्ला तो तब भी होता था। या जब इन्होंने अपनी न्यू लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसीज वाला बजट पेश किया तब भी शोर बरपा। जब सीताराम केसरी ने समर्थन वापस लिया, इंद्र कुमार गुजराल को विश्वास मत चाहिए, तब भी हल्ला खूब होता था। पर तब कंडक्ट कैसा रहता था, कुछ अगर आप उदाहरण बता सकें। ऐसे जो आपने बात की बिल्कुल दुरुस्त है। सबसे पहली बात तो ये रखिए, पार्लियामेंट संसद को चलाना जो है सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष विपक्ष दोनों का काम है। और इसमें होता है जो सबसे बड़ी बात जो मानी जाती है, स्पिरिट ऑफ एकोमोडेशन। मैं आपको एक हवाला दे सकता हूँ कि जब शायद 1980 की बात है, जो मैंने सुना था जब मैं जाया करता था वहाँ के सीनियर पार्लियामेंट्री ऑफिशियल थे, कि इंदिरा गांधी की सरकार वापस आई और उनके पास अच्छे खासी बहुमत थी। हाँ, इंदिरा जी की सरकार 1980 के बाद जब आई वापस, तो बताया कि संसद में उनकी बहुमत थी और उनके पास क्योंकि फिर से रिन्यू होके आई मैंडेट, तो उनका जोश और सरकार का जोश अलग था। लेकिन उनके जो संसदीय कार्य मंत्री थे वो अक्सर विपक्ष के बेंच के पास ही बैठे रहते थे। तो यहाँ तक लोग मजाक में कहते हैं ये मंत्री उनके हैं या हमारे हैं, लेकिन उनका नजरिया ये था कि विपक्ष को लेके चलेंगे, संसद की कार्य होगा। और दूसरी बात, आपने प्रमोद महाजन की बात हमारे साथियों ने भी किसी संदर्भ में, उसमें एक मैं हमेशा याद रखता हूँ, प्रमोद महाजन जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर थे, वो एक बात हमेशा कहते थे कि लोग राज्यसभा में प्रणब मुखर्जी होते थे लीडर ऑफ द हाउस उस वक्त, तो कहते थे मुझे बहुत अच्छा लगता है दादा के सामने जब जाता हूँ और जब हम बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में बैठते हैं तो सबसे पहले दादा पूछते हैं, अरे भाई पहले बताओ तुम्हारा एजेंडा क्या है, तुम्हारे कौन से बिल है जिनको हमें पारित कराना है। उसके बाद बिजनेस एडवाइजरी कमेटी विपक्ष की तरफ से पूछती थी आपने कौन से मुद्दे रखने, किस पे चर्चा होनी है, किस पे प्रस्ताव आने वगैरह वगैरह, तो एक प्राथमिकता तय होती थी। तो वो कहते थे देखिए सबसे पहले संसद का काम होगा, सरकार का काम निकालना है हमारा। और यही बात मैंने 96-97 के दौर में भी देखी, जब यूनाइटेड फ्रंट की सरकार थी, बहुत ज्यादा शक्ति वाली नहीं थी क्योंकि उनके पास
नंबर्स नहीं थे पार्लियामेंट में, लेकिन उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के पास नंबर थे। लेकिन जब कोई अहम मुद्दे होते थे तो सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में वार्तालाप होती थी और एक दूसरे के बीच में समझ होता है कि भाई ये बिल निकलवाने हैं क्योंकि इसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज है, वगैरह है, चाहे फाइनेंस बिल हो, तो आपस में समझदारी समझ बूझ के साथ निकलते थे। लेकिन अब जो देखा जा रहा है ये संवाद शायद कम होता जा रहा है और विपक्ष और प्रतिपक्ष और विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच में जो दूरी है वो आपसी तालमेल की शायद कम होती आई है पिछले कुछ सालों में, इसमें ज्यादा मैंने देखा है। पेगासस एक मुद्दा है, लेट्स एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम। पेगासस एक मुद्दा है, जहां की कंपनी है वहां की सरकार ने जांच के आदेश दिए, फ्रांस का जिक्र आया, फ्रांस ने जांच के आदेश दिए। भारत में ये एक अहम मुद्दा है कि भाई इल्जाम लगे हैं तो जांच करवाइए, अब उसके लिए संसद में बात करवाइए, विपक्षी अपना पक्ष रखे, सरकार अपना पक्ष रखे, जनता के सामने चीजें तय हो जाएं। लेकिन बात करवाने को तो राजी नहीं। मैं आप लोगों से ये जानना चाहता हूं कि इससे पहले कब किसी मसले पर ऐसा हुआ कि सरकार एब्सोल्यूट डिनायल मोड में है, इसमें तो बातें नहीं होनी है, ये तो मुद्दा ही नहीं है। मिस्टर प्रसाद, देखिए, अगर आप पिछली बातें करें कि ऐसे कई मुद्दे हैं जिसको लेकर सरकार शुरुआत में डिनायल मोड में रही हो या उस पर बातचीत नहीं करवाने चाहती रही हो, और 3 मुद्दे मुझे बिल्कुल सामने साफ आते हैं जिसके ऊपर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी गई और आखिरी कमेटी जो बनी बीजेपी के वक्त में दबाव पड़ा और कांग्रेस सत्ता पक्ष में थी। आपको याद होगा कि पिछले बारी जो उससे पहले वाजपेयी जी के टाइम में आपको याद हो तहलका को लेकर बहुत हंगामा हुआ था, सरकार की बहुत सारी मुद्दे उठे थे। उसके बाद जो कॉफिन के ऊपर जो सीएजी का रिपोर्ट आई उसको लेकर काफी हंगामा होता रहा, विपक्ष की तरफ से तीखा प्रहार होता रहा, कई दिनों तक संसद नहीं चली। उसके बाद अब 2G पे यही हाल रहा, कई दिनों तक संसद नहीं चली। और अगर आपको मैं हवाला दूं, उस वक्त जब ये तहलका का मामला उठा और काफी तेज उठा, उस वक्त स्टॉक स्कैम और सिक्योरिटी स्कैम लगातार एक और साइड पे हो रहा था। तो दोनों की तरफ विपक्ष में 2 पार्टियां 3 खेमे थे, तो कांग्रेस का एक रवैया था, लेफ्ट और वाम पार्टी दूसरा रवैया था। तो अंततः कई दिनों तक तो संसद नहीं चली, तो अंत में जो फैसला हुआ कि चलो जेपीसी की मांग मानी जाएगी, विपक्ष की जो मांग है जेपीसी की मानी जाएगी, और वो फाइनली तय कहाँ हुआ? फाइनल तय हुआ अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री और सोनिया गांधी जो विपक्ष की नेत्री थी, उन दोनों के बीच में लास्ट मीटिंग हुई जहां पे ये कंसीड किया गया कि जेपीसी दिया जाएगा। ठीक उसी तरह अगर 2G के वक्त आए, कई दिनों तक सरकार सदन नहीं चला पाई विपक्ष के हंगामे के चलते हुए, रिकॉर्ड सबके सामने है। उस वक्त कई सारे और मुद्दे जुड़ते गए भ्रष्टाचार के। अंत में कई दिनों के बाद सरकार ने ये बात मानी और फैसला क्या हुआ? प्रणब मुखर्जी के साथ जब विपक्ष के नेता बैठे और ये फैसला हुआ कि सरकार जो है आने वाले सदन में खड़े होकर जेपीसी का ऐलान करेगी। तो सरकार अपनी प्राथमिकता और अपने हिसाब से चलती है, विपक्ष अपना माहौल बनाती है और आगे रास्ता निकालती है। मौसमी, देखिए ये आपको पता नहीं प्रोड्यूसर साहब क्यों म्यूट कर देते हैं, आप तो इतनी प्रखर वक्ता हैं, आप इतनी तेज तर्रार रिपोर्टर को कौन शांत रख सकता है? जी बोलिए। जी जी, नहीं मैं ये कह रही थी सौरभ की बहुत दिलचस्प बात है कि अगर आप कंपेयर करें यूपीए के कार्यकाल और मोदी 1 के कार्यकाल में कि कितने बिल पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी में गए, तो वो जो आंकड़ा है मोदी 1 में लगभग 72% है, 71%, और यूपीए 1 माफ कीजिएगा यूपीए 2 में 71% बिल जो है पार्लियामेंट में स्क्रूटनी में गए, जेपीसी की मांग हुई या पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी में गए, और वही चीज मोदी सरकार में आके लगभग 27% हो जाती है मोदी 1 में। और अगर मोदी 2 की बात करें तो वो आंकड़ा 12% हो जाता है। तो कहीं ना कहीं विपक्ष डिस्ट्रप्शन का बहाना इसलिए भी दे रहा है कि वो कह रहा है कि सरकार हमारी सुन नहीं रही। अगर हम कह रहे हैं कि ये बिल आप पार्लियामेंट स्क्रूटनी में भेजिए तो वो तैयार नहीं होती, सरकार हमारी बात सुनने को तैयार नहीं होती, चाहे वो जासूसी कांड हो या कोई, इसलिए हमको डिसरप्ट करना पड़ा है। और आज जयराम रमेश ने भी इस बारे में ट्वीट करके बोला है। तो ये कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो जो संवाद टूटा है, जिस तरह से पीयूष गोयल ने भी आरोप लगाया कि उनके साथ एक होता था कि संसदन के भीतर जो है आक्रामक रहते थे नेता और बाहर आके साथ में चाय पीते थे, एक जो वो संवाद टूटा है विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच में। पीयूष गोयल ने भी कहा कि हमको जो है बाहर जाने से हाउस के रोका गया, फिजिकली रोका गया। इस तरह के आरोप जो है वो पूरी संसदीय परंपरा को शर्मसार करते हैं। वक्त है कि
अभी चर्चा जोरों पे है कि क्या कोई कानून लाना चाहिए, एक कोड ऑफ कंडक्ट लाने की बात हो रही है, जिसमें चाहे सांसदों को डिबार किया जाए या कोई जो है पनिशमेंट लाई जाए। तो एक कोड ऑफ कंडक्ट सांसदों का डिसरप्शन को लेके, वेल में घुसेंगे तो क्या उनको सस्पेंड किया जाए, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि सस्पेंशन इज नॉट अ सोल्यूशन। अगर आप देखें सस्पेंशन के बावजूद ही डिसरप्शन चला है, तो ये कोड ऑफ कंडक्ट एक पैनल भी बना था और उस पर विचार विमर्श चल रहा है पार्लियामेंट में कि क्या कोड ऑफ कंडक्ट लागू किया जाना चाहिए डिसरप्शन को लेकर। राहुल जी, आपका क्लोजिंग रिमार्क। सौरभ देखिए, ये जो गालिब साहब ने कहा है कि वो एक शख्स के तस्वुर में, अब वो रानाई ख्याल कहा। ये जो आंख का पानी है ना, इसका मर जाना नुकसानदेह होता है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप कानून क्या बना देंगे साहब। कानून तो इस देश के अंदर एक समय पे 50 रुपये लगता था ट्रैफिक की लाइट जंप करने को, आज 2000 हो गया, तब भी लोग जंप कर रहे हैं। सांसद को कहा गया कि पहले सस्पेंड कर देंगे तो डरते थे, उसके बिना डरते थे, अब वो सस्पेंशन से भी नहीं डरते, क्योंकि उनको पता है कि उनकी सदस्यता खारिज नहीं हो सकती इस तरह से। तो साहब, ये कानून बनाने की बात नहीं है, ये प्रथाओं का सेटिंग है। मैं कुछ यानी मुझे कुछ चीजें याद हैं। न्यूक्लियर सिविल लाइबिलिटी का बिल डिस्कस हो रहा था, बीजेपी और वाम दलों और कांग्रेस यूपीए, इनके बीच में तीन ट्राइंगल था ये। इसमें कोऑर्डिनेशन का जिम्मा दिया गया मनमोहन सिंह द्वारा, जो मंत्री थे पीएमओ में पृथ्वीराज चौहान साहब, और अरुण जेटली इधर लीडर ऑफ ऑपोजिशन थे, डील कर रहे थे। तो चिट्ठियां चलती थी, क्योंकि सामने दिखना नहीं चाहते थे कि मिल करके कर रहे हैं। तो एक पीएमओ से चिट्ठी चलती थी पार्लियामेंट के दफ्तर से, पृथ्वीराज चौहान उस चिट्ठी को लेकर के आते थे और अरुण जेटली के कमरे में बैठते थे, पृथ्वीराज चौहान उनका जवाब लेके जाते थे वापस। तो एक दिन मैंने उनको यही कहा था कि साहब, गालिब साहब ने बहुत अच्छा कहा है, आप पहले ही ड्राफ्ट कर रहे हैं। अरुण जी कुछ लिख रहे थे, तो उन्होंने कहा कि, मैंने कहा कि आप कर क्या रहे हैं कि कासिद के आते आते खत एक और लिख रखूं, मैं जानता हूं वो जो लिखेंगे जवाब में। न्यूक्लियर सिविल लाइबिलिटी बिल, जिसमें 3 धुरी थी, तीनों ने अपने डिफरेंसेस को अलग किया और एक बिल पास हुआ पार्लियामेंट में। रॉबर्ट वड्रा साहब का मामला उठाना चाहती थी बीजेपी, लोकसभा में सुषमा स्वराज ने और इधर राज्यसभा में अरुण जेटली ने नोटिस दिए। ये मामले पे तूल पकड़ रहा था, तो सुषमा स्वराज सेंट्रल हॉल से गुजर के अपने कमरे में जा रही थी, प्रणब मुखर्जी चल करके स्पेशली आए और उन्होंने सुषमा जी को रास्ते में रोका और कहा, सुषमा हम आके गोल, एक तो कौथा बोलते अच्छे, यानी मुझे आपसे बात करनी है। और सुषमा जी को लेकर के कमरे में गए और वो बाद में वो नोटिस विड्रॉ हो गया। देखिए साहब, प्रणब मुखर्जी के पास एक सेंस ऑफ पॉलिटिकल अथॉरिटी थी कि वो सुषमा स्वराज को सुषमा बुला के साथ में ले जाते थे। उस समय मर्यादाएं इतनी भंग नहीं हुई थी, वो मर्यादाएं पुनर्स्थापित करनी होगी। परेशानी ये भी है कि क्या एक सरकार पार्लियामेंट में, बाहर कह दीजिए साहब, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दीजिए, लेकिन क्या पार्लियामेंट में खड़े होकर कोई सरकार ये फिक्स कर सकती है कि ये इशू मैन्युफैक्चर्ड है? ये मैन्युफैक्चर्ड इशू है पेगासस। सरकार ने तय कर दिया, इसमें सो मोटो स्टेटमेंट के मंत्री के आगे कुछ नहीं होगा। अगर भाई आप ही तय कर देंगे ये पेगासस मामला मैन्युफैक्चर्ड है, पार्लियामेंट पे इस पे डिबेट नहीं होगी, अगर सब चीजें आप ही तय करेगी सरकार, तो उसके बाद तो डिबेट नहीं बचती, पार्लियामेंट नहीं बचता। इधर खतरा यह है कि विपक्ष अगर ये सोच लेता है कि ऑब्स्ट्रक्शन ही एक तरीका है। जिक्र आया था कि एक 2G पे सेशन गिरा था, तब पूरा सेशन गिरा था, सरकार नहीं मानी जेपीसी पे, बाद में सरकार डर गई। एक ये कोalition की सरकारों में एक बहुत अच्छी बात थी सौरभ, ये डर जाती थी, ये डर करके मर्यादाओं को थोड़ा मान जाती थी। ये जो कंप्लीट मेजॉरिटी की सरकारें हैं और ये जो टेलीकास्ट है, लाइव टेलीकास्ट, इन दो से कहीं ना कहीं पार्लियामेंट में अड़चने आ रही हैं। और मेरे ख्याल से अगर इस पे विचार नहीं हुआ सौरभ, जिस तरह से ये मामला जा रहा है, ब्रेकडाउन इतना कंप्लीट है कि लोग आपस में मिलते नहीं है, चेयरपर्सन हाउस में रो पड़ते हैं। वेंकैया साहब का 4 साल पूरा हुआ था 11 तारीख को, जिस दिन वो रो पड़े, उनके 4 साल उस दिन पाए, इसीलिए शायद काफी भावुक हो गए थे। उनके ऊपर उंगली उठ रही है, दोनों चेयर्स के ऊपर विपक्ष कहता है कि ये पार्टिजान है, ये लोग सरकार का पक्ष ले रहे हैं। ये रवायतें बहुत खराब हैं सौरभ, और यूं ही अगर होता रहा गालिब तो अहले जहां, देखना ये बस्तियां तुम की वीरा हो गई। प्रसाद साहब, आपका आखिरी कमेंट, वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम जी। राहुल ने एक बात कही कि कोएलिशन सरकार, जरूर है, कोएलिशन सरकार में दबाव अलग रहते हैं,
लेकिन आपको याद होगा 1987 में बोफोर्स के ऊपर जेपीसी बनी थी। उस वक्त राजीव गांधी की सरकार 400 से ऊपर सीटें रखती थी, लेकिन विपक्ष की तरफ से इतना दबाव बना, बाहर माहौल ऐसा बना कि सरकार को जेपीसी के सामने झुकना पड़ा। तो ऐसा है कि वक्त और सिचुएशन जिस तरह से मोल्ड करते हैं, उसके ऊपर माहौल बनते हैं, तो सरकार उस वक्त उस पे कार्रवाई करने पे बाध्य होती है। एक मैं बिफोर वी साइन ऑफ फ्रॉम दिस सेशन एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि ये हम मीडिया वालों की भी जिम्मेदारी है कि जब संसद का सत्र चले तो सदन के अंदर हमारे माननीय सांसदों ने सत्ता पक्ष के और विपक्ष के कौन से सवाल पूछे, कौन से बिल का ड्राफ्ट आया, किसने कैसा दखल दिया, इसके बारे में हम जनता की लिटरेसी को और बढ़ाएं, उनको और जागरूक करें, उनको और ज्यादा बताएं ताकि वो इनकी जवाबदेही तय कर सके। और मुझे लगता है कि नेता नगरी का ये जो सेशन है ये भी इस दिशा में एक छोटी सी कोशिश है। मिस्टर प्रसाद, राहुल जी, मौसमी जी, आप लोग हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।